पास करते हैं। तो आज का हमारा जो काम है वो बसता है शिफ्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व। और इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको फिर याद दिलाता चलूँ कि ये जो चेंज है ये आप यहाँ पे सिर्फ लर्न कर रहे हैं माइक्रो के हवाले से, लेकिन आगे चल के फिजिकल पॉलिसी चेंज करती है कुछ या मॉनेटरी एडजस्टमेंट होती है तो कर्व शिफ्ट होंगे, तो वहाँ पे ये हेल्प करेगा। फिर आगे चल के अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है तो मनी मार्केट में डिमांड सप्लाई इफ़ेक्ट होते हैं। और इसी तरह से अगर मॉनेटरी एक्सपेंशन होती है या कोई भी ऐसी चीज़ आती है फिर उसके बाद यही चेंजेस आपको नज़र आएंगी जब आप सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में करेंगे। तो ये सारी जगह 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 इस्तेमाल होता रहेगा। और एक और चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि ना सिर्फ ये बल्कि आगे चल के जब आप E&F मॉड्यूल में जाते हैं तो वहाँ पर जो सिनेरियो अंडरस्टैंडिंग है पर्टिकुलरली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में और बाकी इश्यूज़ में वहाँ पे इसकी बड़ी अशद ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो लिहाजा इसको यहीं से अच्छी तरह पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम कुछ बुनियादी असूल मरतब कर लेते हैं ताकि हमें इस काम को करने में आसानी रहे। तो जनाब इसमें बेसिकली होना क्या है, पहले तो जहन में ये आ जाए कि एक इक्विलिब्रियम कंडीशन प्रिवेल कर चुकी होगी। उस इक्विलिब्रियम कंडीशन के प्रिवेल करने के बाद डिमांड या सप्लाई कब मूव कर जाएगा, या वो राइटवर्ड मूव करेगा या वो लेफ्टवर्ड मूव करेगा। तो सबसे पहले तो ये बात समझ आ गई कि आज के टॉपिक में है क्या, इक्विलिब्रियम पहले हो चुका होगा तो हमारा डिमांड या सप्लाई का लेफ्ट या राइट मूव कर जाएगा ड्यू टू सम रीजंस। अब इसको बनाना कैसे, इसके कुछ बेसिक असूल हैं, अगर ये सीख लिए जाएं तो गलती का एहतमाल कम हो जाता है। ठीक है, अगर ये असूल सीख लिए जाएं तो ज़रा गलती का एहतमाल काफ़ी कम हो जाता है। तो देखते हैं ये असूल क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप डायग्राम बनाते हैं आपको दोनों एक्सिस को सबसे पहले लेबल कर देना चाहिए। तो एक तरफ हम ले लेते हैं क्वांटिटी और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं प्राइस। ठीक है जी, ये हमारा डिमांड कर्व है, ये हमारा डिमांड कर्व है विच इज D1 और ये हमारा सप्लाई कर्व है जिसे हम कहते हैं S1। ये हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो हमने हमेशा डिमांड एंड सप्लाई कर्व जो है बनाना है और डिमांड और सप्लाई कर्व बनाने के बाद इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाना है। कभी भी ऐसा नहीं करना कि हम अंदाज़न अपनी जो ये लाइन है, ये जो मैं यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ला रहा हूँ क्वांटिटी मेंशन करने के लिए और हॉरिजॉन्टल लाइन ला रहा हूँ प्राइस मेंशन करने के लिए, कि आप इसे जो है वो सपोज करके ये लाइनें बनाएं, कभी भी नहीं बनाएं। हमेशा डिमांड सप्लाई पहले बनाएं। चूँकि इसमें जो प्रॉब्लम होती है क्या होती है कि स्टूडेंट आमतौर पे ये करता है कि वो इस तरह ये तो मान लेता है हमारी बात कि इधर क्वांटिटी है इधर प्राइस है, उसके बाद वो एक बॉक्स बना लेता है, ये क्वांटिटी 1 है ये प्राइस 1 है। यहाँ पे फिर वो डिमांड का वैसे बना देता है और इस तरफ से ऐसे सप्लाई का बना देता है और वो कहता है कि सर ये बेस्ट तरीका है, इसमें गलती का इस्तेमाल कम है। जबकि ज़्यादा क्या है कि जब इनमें से कोई चीज़ चेंज होगी तो आपको ये नहीं समझ आएगी कि अगला बॉक्स मुझे कहाँ बनाना है, वो पहले तो आपने बना लिया था। ठीक है, अब ये इधर बनेगा या इस तरह का बनेगा या ये इस तरह का बनेगा या ये इस तरह का बनेगा, तो ये आपके लिए फिर मसला हो जाएगा। तो बेहतरीन हल इसका ये है कि डिमांड एंड सप्लाई कर्व बनाइए और फिर उससे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए। दूसरी चीज़, इस पर्टिकुलर एनालिसिस में एक चीज़ ध्यान में रखें कि कोई भी बंदा स्टेटमेंट से अंदाज़ा नहीं कर सकता कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। हर बंदे को डायग्राम ही बनानी पड़ेगी तभी पता चलेगा। हाँ, डायग्राम मुख्तसरन भी बन जाती है अगर MCQs का केस हो तो आप लेबल वगैरह नहीं लगाते, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट भी बात का ड्रॉ नहीं करते, सिर्फ कर्व से ही अंदाज़ा कर लेते हैं। लेकिन यह है कि बहरहाल कॉपी पेंसिल का इस्तेमाल होगा तभी पता चलेगा क्या सूरत हाल है। तो पहली बात तो ये समझ आ गई नंबर 1 कि हमने हर सूरत डिमांड एंड सप्लाई कर्व बनाना है, उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट भी क्रिएट करना है और वहाँ से हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी तरफ जो सूरत हाल है वो ये है, दूसरी तरफ जो सूरत हाल है वो ये है कि आपने हमेशा ये याद रखना है जी, मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आपको ठीक आ रही है बच्चों? मेरे डायग्राम नज़र आ रहे हैं आपको ना, और मेरी आवाज़ भी ठीक आ रही है? बिल्कुल सही हो गया बच्चों, बिल्कुल ठीक हो गया, शाबाश।
तो फिर उमर बेटे आपका नेट थोड़ा मुझे लग रहा है कि ख़राब है। वो वक्ती तौर पे हुआ होगा, फिर ठीक हो जाता है। कभी कभी बच्चे किसी का नेट अप डाउन होता है तो उसको पिक्चर थोड़ी सी ख़राब नज़र आती है, और थोड़ी देर में सिग्नल सही हो जाएंगे आपके भी। अच्छा बच्चों, तो अब यहाँ पे बात आ गई कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि डिमांड में, ये हमारा डिमांड का है, डिमांड में इंक्रीज़ आता है तो क्या होगा। तो हमने दो ही चीज़ होती हैं, इंक्रीज़ होगा एंड डिक्रीज़ होगा, और क्या होना है। तो अगर इंक्रीज़ आता है तो इंक्रीज़ की सूरत में हमारा जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड चला जाएगा। इंक्रीज़ की सूरत में हमारा डिमांड कर्व राइटवर्ड चला जाएगा, यानी रिश्ता है तो हो गया। जी बच्चों, तो हम ये बात कर रहे थे कि इंक्रीज़ की सूरत में हमारा ये जो डिमांड कर्व है ये राइटवर्ड चला जाएगा। इट्स मूव अप टू D2, ये D2 पे चला जाएगा। किस सूरत में? इंक्रीज़ की सूरत में। ठीक है जी। और डिक्रीज़ की सूरत में ये लेफ्टवर्ड आ जाएगा। तो इंक्रीज़ की सूरत में किधर जाएगा शाबाश? इंक्रीज़ की सूरत में ये राइटवर्ड जाएगा, और डिक्रीज़ की सूरत में ये लेफ्टवर्ड चला जाएगा। तो फिर सिखाना क्या चाह रहे हैं? सिखाना ये चाह रहे हैं कि आपने जहन में ये नहीं रखना कि कोई अप और डाउन मूवमेंट होती है, दोनों नहीं, अप और डाउन नहीं होनी, ये नहीं आपने जहन में लानी। या राइट होगी, ठीक है, या राइट होगी या लेफ्ट होगी। देयर जस्ट टू मूवमेंट्स, राइट एंड लेफ्ट। अच्छा, तो इंक्रीज की सूरत में राइट, डिक्रीज की सूरत में लेफ्ट। सिमिलरली सप्लाई के केस में भी ऐसा ही होगा। इस तरफ क्वांटिटी है, इस तरफ प्राइस है, ठीक है जी। ये हमारा सप्लाई कर्व है विच इज S1, ठीक है जी। अगर इंक्रीज आया तो सप्लाई कर्व किधर जाएगा शाबाश? इंक्रीज की सूरत सप्लाई कर्व किधर जाएगा शाबाश? सप्लाई कर्व मूव्स टू राइटवर्ड। यानी फिनोमिना सेम ही है। इंक्रीज की सूरत में सप्लाई कर्व भी राइटवर्ड जाएगा, और डिक्रीज की सूरत में मूव्स टूवर्ड्स लेफ्ट। मूव टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है जी। और ये क्या है? डिक्रीज। जबकि इंक्रीज की सूरत में ये किधर गया था? इंक्रीज की सूरत में ये मूव कर गया था शाबाश टुवर्ड्स इट्स लेट मी कनेक्ट द चार्जर। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ का और आपने ख्याल रखना है जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है और बड़ी अहम है हमारे लिए। वो ये चीज़ ये है कि मैंने एक सीक्वेंस फॉलो की है, यानी एक
ख़ास तरतीब फॉलो की है। वो तरतीब मैंने ये फॉलो की है, अगर आप गौर करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस सर फॉलो कर रहे हैं, और वो पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है वो ये है कि हमने जो है वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो की है, और वो ये है कि अगर इन केस सप्लाई में इजाफा हुआ है, ठीक है, तो हमने उसको S1 कर्व को S2 कर दिया है, ठीक है, और जो आपकी दूसरी कर्व है उसे लेफ्ट वाली को S0 कर दिया है, ताकि आपको याद रहे कि 1 से 2 यानी इजाफा होगा तो राइट वर्ड जाएंगे तो 1 से 2 हो जाएगा, और अगर कमी आएगी तो 1 से 0 यानी S0 हो जाएगा लेफ्ट। यही सीक्वेंस मैंने डिमांड में फॉलो किया है कि पहला डिमांड कर्व D1 है, अगर इंक्रीज़ होता है राइट वर्ड जाता है तो D2 हो जाएगा 1 से 2 राइट, और अगर डिक्रीज़ आएगा लेफ्ट जाएगा तो D0 यानी 1 से 0। इस तरह इसको भी मैंने एक सीक्वेंस को फॉलो किया है ताकि आपको ये भी जहन में रहे। तो यहाँ तक हमने बात समझा दी कि बेसिक चीज़ें जो हैं वो, ठीक है, इस तरह से हमने लेके चलनी है, ठीक है। तो ये आपके जहन में होना चाहिए, राइट एंड लेफ्ट, नो अप नो डाउन, इंक्रीज़ की सूरत में राइट, डिक्रीज़ की सूरत में लेफ्ट, चाहे वो डिमांड है चाहे वो सप्लाई है, ठीक है जी। और अगर इंक्रीज़ हुआ तो हम नाम कुछ भी रख सकते हैं, D' कर दें, D3 कर दें, लेकिन हम ये करेंगे कि D1 है, इंक्रीज़ हुआ D2 कर दो, डिक्रीज़ हुआ तो D0 कर दो। इस तरह हम अपना काम जो है चलाएंगे। अच्छा, अब इसको बात को आगे लेके चलते हैं प्रैक्टिकल केसेस की तरफ। सबसे पहले हम ये केस देखते हैं कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड व्हेन द सप्लाई रिमेन सेम ऑन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। चलिए हम ये करते हैं कि सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक में सबसे पहला काम हमेशा ये होता है कि हमें एक इक्विलिब्रियम कंडीशन क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन क्रिएट कर लेते हैं। इधर ले लिया हमने क्वांटिटी को, चूँकि डिमांड भी है सप्लाई भी है तो खाली क्वांटिटी लिख दिया मैंने, यहाँ रख लिया हमने प्राइस को। ठीक होगी बात। ये हो गया जी हमारा डिमांड का, जिसको हम D1 कह रहे हैं। ये हमारा सप्लाई कर्व हो गया जिसको हम S1 कहते हैं। ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो गई, ये बन गई क्वांटिटी Q1, और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ये बन गई P1। ये तो हर सूरत हमें करना पड़ेगा, जो भी चेंज आएगा पहले डिमांड एंड सप्लाई का डायग्राम ज़रूर बनेगा, और पहली स्टेटमेंट वही होगी कि हमने एक्स एक्सिस पे क्या रखा है, वाई एक्सिस पे क्या रखा है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जनाब जो हमारा इनिशियल पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, या हम इसके बाद ये बात करते हैं, अमूमी तौर पे ये बताते हैं कि जनाब जो हमारा सिचुएशन है वो इस तरह से होता है कि हम इसको लेके चलते हैं जब कि जनाब इनिशियल इक्विलिब्रियम जो है वो ई पर है, जहाँ पर D1 और S1 एक दूसरे को कट करते हैं या बराबर हैं, और इक्विलिब्रियम प्राइस P1 है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q1 है। ठीक होगी बात। तो पहला पॉइंट तो वही डिस्कस होगा जी, एक्स वट वी आर टेकन क्वांटिटी ऑन द एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑन द वाई एक्सिस। दूसरा पॉइंट होगा कि इनिशियल पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हमारा जो है वो ई है, जहाँ पे डिमांड D1 और सप्लाई S1 बराबर है, और लिहाजा इक्विलिब्रियम प्राइस है आपकी वो P1 है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपकी Q1 है। ये आप स्टेटमेंट में लिखेंगे, मैं तो इसको मुख्तसरन लिख देता हूँ। तो ये दो बातें हो जाएंगी। इसके बाद आपसे मशवरा किया जाएगा। मशवरा ये किया जाएगा कि यहाँ पे क्या चेंज कही गई है। ये कह रहे हैं कि डिक्रीज़ आया है डिमांड में, तो आप मुझे मशवरा दें प्लीज़ कि अगर डिमांड में डिक्रीज़ आया तो डिमांड कर्व को मैं किधर मूव करूं। शाबाश जी उमर, किस तरफ मूव करना चाहिए हमें डिमांड कर्व को? तो तमाम बच्चों ने
चूँकि पहले ही उनको ये बात समझा दी गई, तो उन्हें पता है कि यार डिमांड में डिक्रीज़ आएगा तो डिमांड कर्व को लेफ्टवर्ड मूव कर देते हैं। सप्लाई कर्व को मूव करना चाहिए, तो आप कहेंगे नो। सो आपने खुद ही तो कहा है कि सप्लाई में तो चेंज ही नहीं आया, सप्लाई रिमेन सेम। तो सप्लाई तो सेम है, तो जो सेम रहता है उसको तो चेंज नहीं ना करते, चेंज तो उसको करते, इसमें चेंज आया है। तो इसको किस तरफ लेके जाना है शाबाश, आपने कहा जी इसको लेफ्ट वर्ड लेके जाना है। तो ये जनाब मैं इस तरफ इतना को लेफ्ट कर देते हैं इसको, तो ये जनाब लेफ्ट बन गया। अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट यकीनन नए वाले डिमांड कर्व सब बताएंगे हमें कि नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा। तो ये अब चूँकि लेफ्ट हुए इसलिए मैंने इन्हें डी नॉट कर दिया है, और नए इक्विलिब्रियम को मैंने एहतियातन कोई भी नाम रख सकता था, लेकिन मैंने नाम रख दिया ई डैश। मैंने नाम लिख दिया क्या जी, ई डैश। अब यहाँ से मैं एक वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ, और एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। लेकिन फिर आपको मुझे तजवीज़ देनी होगी कि क्वांटिटी कम हुई है या ज़्यादा हुई है, इज़ इट इंक्रीज और डिक्रीज, और प्राइस कम हुई है या ज़्यादा हुई है। आपके मशवरे के बाद मैं इसको भी कोई साइन लॉट कर देता हूँ जी शाबाश। तो क्वांटिटी क्या हुई है शाबाश, तो अहमद इकबाल कहते हैं क्वांटिटी, और मोहम्मद उमर कह रहे हैं डिक्रीज़ हुई है। तो मैं इसको भी 1 से 0 कर देता हूँ, 1 से नॉट, यानी इसमें कमी आई है। और प्राइस में क्या हुआ है शाबाश बच्चों, प्राइस में भी डिक्रीज़ आया है। तो आप कहेंगे ये भी P1 से P नॉट हो गई। अगर डायग्राम सही बन गई तो एग्जामिनर बेचारा ज़्यादा तफसील से एक्सप्लेनेशन की तरफ नहीं जाता, हाँ थोड़े बहुत पॉइंट्स देखता है कि आपने मतलब बनाई है या कोई आपको जादूगरी आती। तो ये इसके अंदर सिर्फ तीसरा पॉइंट एक ऐड होगा, और वो क्या है, वो होगा कि न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है हमारा वो ई डैश है, और इसके मुताबिक प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो उस पहले से कम हुई है। आप बेशक लिखना चाहें तो लिख दें कि P1 से P नॉट हुई है, नहीं भी लिखेंगे कोई मसला नहीं, पता तो लग ही गया। और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी B पहले से कम हुई है, और वो भी जो है वो Q1 से Q नॉट हुई है, ये आप लिख सकते हैं। तो ये इतना अगर आप कर लेंगे तो डेट्स बीइंग डन। ये सवाल अगर आया तो अंदाज़ा एक है कि 4 एक नंबर का हो सकता है, या 6 तक भी हो सकता है, 5 to 6 भी हो सकता है। क्लियर बच्चों, बोथ आर डिक्रीजेज, ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी ठीक है। अगर आप यूँ भी लिख देंगे तो भी ठीक है। तो 3 पॉइंट लिखेंगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, फिर इनिशियल पॉइंट बताएंगे, इस पर क्वांटिटी और प्राइस क्या है, और फिर नए इक्विलिब्रियम पॉइंट के हवाले से बताएंगे कि क्वांटिटी में और प्राइस में क्या तब्दीली आई है। ये क्योंकि ये क्वांटिटी इक्विलिब्रियम की है, इसलिए यही सप्लाई है और यही डिमांड है, इनको डिस्टिंग्विश नहीं किया जाता। तो ये हो गया बच्चों आपका पहला जो केस स्टडी था। दूसरा केस स्टडी जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। दूसरा केस स्टडी जो है वो ये कहता है कि जनाब व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई, ये काट देते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई व्हेन डिमांड रिमेन सेम ऑन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारी वही रहेगी। वैसे आप में से मोस्टली बच्चे कहना शुरू हो गए कि सर छोड़े हम कर लेंगे, मुझे पता कर लेंगे, कोई ऐसा बड़ा मसला है ही नहीं। तो यहाँ पे ये आ गई आपकी क्वांटिटी, ये आ गई आपकी प्राइस, ठीक है जी। तो ये आपका डिमांड कर्व है विच इज़ D1, और ये आपका सप्लाई कर्व है विच इज़ S1। तो ये आपका जो है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। दिस वन इज़ अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ से हम क्वांटिटी को डिक्लेयर कर देंगे, ये Q1 है, और प्राइस को कर देंगे यहाँ से कि ये P1 है, ठीक है जी। ये तो इक्विलिब्रियम हर सूरत हमें बनाना ही पड़ेगा। अब आप लोगों से जो है वो पहली बात ये लिखनी है स्टैटिक, इसका मतलब ये होता है कि एक्स एक्सिस पे क्या और वाई एक्सिस पे है। दूसरा पॉइंट वही होगा कि इक्विलिब्रियम जो है वो ई पर हुआ है, जहाँ पे D1 और S1 आपस में बराबर हैं, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो P1 है, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो Q1 है। अब आपसे मशवरा करते हैं कि अब मुझे क्या करना है, क्योंकि अब कंडीशन ये है मेरे पास, सूरत हाल ये है मेरे पास कि जनाब जो आपका इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई में इंक्रीज आया है, ठीक है,
तो डिमांड रिमेन सेम, तो ज़ाहिर है जो चीज़ सेम है उसका तो कर्व मूव करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, लेकिन सप्लाई का कर्व मूव करने की ज़रूरत है। तो सप्लाई का कर्व किधर मूव करेंगे हम? बिल्कुल सही फरमाया आपने, इसको राइट वर्ड मूव कर देते हैं। तो इसको हम राइट वर्ड कर देते हैं जी, ये राइट वर्ड है। अब ये आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो चेंजेस हैं ये अंदाज़ों से नहीं बताई जा सकती, इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जनाब हम यहाँ पर कर लेते हैं S2। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम बन गया E डैश। ठीक है जी, यहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं और एक हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। लेकिन अभी मैंने कोई सिंबल अलाउ नहीं किया, ना प्राइस को ना क्वांटिटी को, क्योंकि ये मुझे आपने बताना है कि प्राइस एक्चुअली क्या हुई है, इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है। जी शाबाश, क्यों जी, तो प्राइस जो है वो क्या हुई है शाबाश, पहले से डिक्रीज हुई है, चूँकि नीचे आ गया ना अगला पॉइंट, तो पी नॉट हो गई। और क्वांटिटी जो है वो क्या हुई है शाबाश, क्वांटिटी जो है वो शाबाश, क्वांटिटी क्या हुई है, क्वांटिटी इंक्रीज हुई है। तो क्वांटिटी जो है वो राइटवर्ड गई है, तो इसलिए वो इंक्रीज हुई है। तो स्केल में जो हॉरिजॉन्टल स्केल होता है उसमें आप राइट की तरफ बढ़ते हैं तो इंक्रीज आता है, लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो डिक्रीज आता है। और वर्टिकल में आप जानते हैं कि जितना ऊपर जाएंगे इंक्रीज है, जितना नीचे आएंगे वो क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। लिहाजा आप लिखेंगे कि न्यू इक्विलिब्रियम जो है हमारा वो बन गया है, न्यू इक्विलिब्रियम इज एट ई डैश, जिसके मुताबिक हमारी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो इंक्रीज हुई है और जो हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है वो डिक्रीज हुई है। डेट्स ऑल जी। तो यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो जी लिख कर एंटर कर दीजिए। जी शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए जी अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। We suppose an increase in the demand of mutton on Eid ul-Fitr. Let's discuss how it will affect the equilibrium. ईद उल फितर पे डिमांड ऑफ मटन बढ़ गई तो डिमांड कब किधर जाएगा शाबाश, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे डिमांड कब किधर जाएगा, राइट साइड के ऊपर। ठीक है, तो क्या आप इसको बना लेंगे? जी शाबाश, कर लेंगे। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि ये आप डन करेंगे। तो दिस इज़ योर असाइनमेंट, आप इसे बनाएंगे और बनाकर व्हाट्सएप पे ग्रुप में मुझे पिक्चर भेजेंगे। पिक्चर के ऊपर नाम भी लिखना है कि पिक्चर किसने बनाई। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ पे बात करते हैं अगले केस के ऊपर। मेक अ डायग्राम एंड शो द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कंडीशन इफ देयर इज़ अ सडन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए यहाँ पे ये तो क्लियर किया ही नहीं कि चेंज डिमांड में आया कि सप्लाई में आया, तो बच्चे कैसे समझेंगे? सवाल तो है ना जी अपनी जगह। बच्चों से पहले तो हम कहेंगे कि लो जी सबसे पहला काम तो ये करो कि इनिशियल इक्विलिब्रियम कंडीशन तो बनाओ ना, बाकी बातें तो बात की, ये तो पहले बनेगा हर सूरत। तो चलिए ये तो कर लेना, ये सबसे बेसिक बात है। तो ये हमने कर लिया जी, ये बन गई इक्विलिब्रियम कंडीशन। यहाँ से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, ये बन गई क्वांटिटी Q1 और ये बन गई प्राइस P1। हमने बड़े तमाम से लिख दिया नंबर 1 कि जी सूरत हाल ये है कि एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है और वाई एक्सिस पे प्राइस है। और फिर हमने ये भी लिख दिया कि जनाब इसको सूरत हाल ये है कि इक्विलिब्रियम ई पर हुआ है, ठीक है, जहाँ पर डिमांड D1 बराबर है सप्लाई 1 के और इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो P1 है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो Q1 है। ये हमने एक सेंटेंस लिख दिया। अब बात पैदा होती है, सवाल पैदा होता है कि कॉस्ट का ताल्लुक किस चीज़ के साथ है? तो कॉस्ट का ताल्लुक डिमांड के साथ नहीं है, कॉस्ट का ताल्लुक किसके साथ है? सप्लाई के साथ है। अब हम जानते हैं कि अगर कॉस्ट में इंक्रीज होगा तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा शाबाश? प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होगा तो सप्लायर हमेशा डीमोटिवेट होगा और सप्लाई में क्या करेगा? कमी कर देगा।
तो यहाँ से हमें पता चल गया कि सप्लाई को हमें डिक्रीज़ करना है। तो इस तरह से भी पेपर में पूछा जा सकता है कि लेफ़्ट एंड राइट आपको बताया ही ना जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट डिटर्मिनेंट जो है उस पर बेस करके आपसे सवाल कर दिया जाए तो भी ठीक है। तो हम सप्लाई कर्व को किधर मूव करेंगे, लेफ्ट साइड पे अकॉर्डिंग टू योर व्यूज़। तो मैंने इसको सप्लाई कर्व को लेफ्टवर्ड किया, इसलिए एस नॉट नाम रख दिया उसका। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट का नाम ई डैश रख दिया। यहाँ से मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी विच इज़ क्यू इधर, और इस तरफ हमने हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन अब आपके मशवरे से प्राइस क्या हुई जी, प्राइस पहले ही कैसर अब्बास ने बता दिया था कि इंक्रीज़ हुई है, ठीक है जी। और क्वांटिटी जो है वो क्या हुई है, शाबाश, क्वांटिटी क्या हुई है, शाबाश, क्वांटिटी डिक्रीज़ हुई है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट के बाद जो बनेगा वो ई डैश होगा, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। दिस इज व्हाट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई, ठीक है जी। जी शाबाश। अब सवाल देखते हैं अगला क्या है। अगला सवाल है वी सपोज अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल की प्राइस में क्या आ गई है, डिक्रीज आ गई है। अच्छा, रॉ मटेरियल की प्राइस का डिक्रीज आने से अब सप्लाई कर्व किधर जाएगा, शाबाश, अब राइटवर्ड जाएगा। तो अब ये काम आप पे ना छोड़ दिया जाए, क्यों जी, तो ये आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी आपकी असाइनमेंट का दूसरा हिस्सा हो गया। ये दो डायग्राम आपने बनाने हैं, और पिक्चर जब लेनी है दोनों एक ही पेज पे बनाना, और फिर मुझे पिक्चर लेके भेजनी है, और ऊपर नाम लिखा होना चाहिए। तो ये भी आपके जिम्मे है। अब चलते हैं, एक सवाल है पास पेपर का, स्प्रिंग 15 का। स्प्रिंग 15 का ये जो सवाल है, इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम हाउ न्यू इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस ऑफ अ गुड इज अचीव्ड व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड इंक्रीजेस। मेरा तो सबसे पहला मामला ये जी कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले तो एक इक्विलिब्रियम डायग्राम बनाना चाहिए। ऐसे केस में जब हमसे कहा गया कि डायग्राम की मदद से बताइए कि क्या फ़र्क पड़ेगा इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम जो न्यू इक्विलिब्रियम, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पहले पुराना होगा तो नया इक्विलिब्रियम बनेगा ना। तो चलिए पहले पुराना इक्विलिब्रियम तो बना लीजिए जहाँ से चेंज शुरू होना है। तो ये हो गया आपका डिमांड कर्व D1, ये होगा आपका सप्लाई कर्व S1, ये आ गया आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ से आप एक वर्टिकल लाइन फेंक दें, इसको आप Q1 कहते हैं, और ये आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, दिस इज P1, ठीक है जी। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एग्जामिनर सब्स्टिट्यूशन गुड की बात करता है तो हमें कैसे पता चलेगा ये डिमांड है या सप्लाई है, जी शाबाश। व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, तो सब्स्टिट्यूट डिस्कस सप्लाई के हवाले से किया गया या डिमांड के हवाले से, तो ज़ैनब कह रही है कि ये डिमांड के हवाले से होगा। बाकी बच्चों की क्या राय, जी शाबाश, बाकी बच्चों की क्या राय है कि डिमांड के हवाले से सब्स्टिट्यूशन है या सप्लाई के हवाले से। तो ये हमने क्लियर किया था कि सप्लाई के हवाले से होगा तो वो कहेगा कि सब्स्टिट्यूशन इन प्रोडक्शन या सब्स्टिट्यूशन विद सेलर। अगर खाली सब्स्टिट्यूशन लिखा हो या कॉम्प्लीमेंट लिखा हो तो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट वो डिमांड की बात कर रहा है, लिहाजा हम ये सपोज करेंगे। अब दूसरी बात आ गई, सब्स्टिट्यूशन की प्राइस के बढ़ने से हमारी डिमांड पे क्या इम्पैक्ट होता है। ये मैंने कहा था मैं ज़बानी पूछूंगा आगे जाके, और आपने मुझे ज़बानी बताना है। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए मैंने एक लफ्ज़ याद कराया था, क्या मैंने कहा था, सब्स्टिट्यूशन हमारा सेम इफ़ेक्ट करता है। अगर सब्स्टिट्यूशन की प्राइस बढ़ेगी तो हमारी डिमांड बढ़ेगी। इसका मतलब हमारा डिमांड कर्व किधर जाएगा, शाबाश, डिमांड कर्व किधर जाएगा, राइट साइड की तरफ जाएगा। तो समझ लीजिए पहला पॉइंट भी मैंने लिख लिया, स्टेरिक स्टेरिक। दूसरा पॉइंट भी मैंने लिख दिया, क्या, इनिशियल इक्विलिब्रियम वाला। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरे पॉइंट में हम ये लिखते हैं
कि देखिए सब्स्टिट्यूशन, अगर आप चाहो तो मैं रिव्यू दे सकता हूँ। रिव्यू क्या था, हमने कहा था कि हम जूस बेच रहे हैं, इसका मतलब ये डायग्राम जूस का है, ठीक है, और इसका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जो है वो कोक है। तो हमने कहा था कि प्राइस ऑफ जूस लेट से इनिशियली चेंज नहीं होती, कोक की प्राइस चेंज होती है। तो हमने कहा था ऐसी सूरत में सेम इफेक्ट आएगा कि इनिशियली हमारी प्राइस चेंज नहीं हुई, बाद में चेंज होगी, जब कर्व चेंज होगा फिर तो होनी है ना। तो प्राइस ऑफ कोक जो है वो क्या कही उसने, प्राइस ऑफ कोक उसने क्या कही, गुड इज प्राइस इंक्रीज। तो इंक्रीज हुई तो डिमांड फॉर कोक क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो क्या होगी, जूस की ज़्यादा हो जाएगी, और हमारा डिमांड का राइटवर्ड चला जाएगा। इनिशियली प्राइस चेंज नहीं होगी, प्राइस इज नॉट ब्रिंगिंग चेंज इन डिमांड, द अदर फैक्टर्स डिमांड इज गोइंग टू ब्रिंग द चेंज। तो उसकी वजह से अब प्राइस चेंज होगी, हमारी अपनी वजह से नहीं होगी। लिहाजा यहाँ पे हम कहते हैं कि जी डिमांड कर्व जो है वो चला गया हमारा राइटवर्ड। अब डिमांड कर्व के राइटवर्ड जाने के बाद की जो चेंज है वो तो आनी है। ये हो गया आपका ई डैश, यहां से आ गई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहां से आ गई वर्टिकल लाइन। अब क्वांटिटी क्या होगी शाबाश, हाँ बिल्कुल सही है, कैसर सही कह रहे हैं, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई और प्राइस भी इंक्रीज हो गई, दोनों इंक्रीज हो गई। तो हम कहेंगे इसके नतीजे में न्यू इक्विलिब्रियम जो बना, ठीक है, ये वहाँ डिस्कस नहीं करना, ये तो हमने रिव्यू किया था ना। तो रिव्यू इज़ फॉर रिव्यू, वी नो डैट, ये तो हमें पहले ही पता है। द न्यू इक्विलिब्रियम बनेगा ई डैश पे, जिसमें हम कहेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज होगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। तो मैंने तो छोटे छोटे सिंबल लिखे ना, आप जाहिर है सेंटेंसेस लिखेंगे पूरे वहाँ पे। On the x-axis we have taken quantity, on the y-axis we have taken price. Initial equilibrium at E, where D1 is equal to S1, equilibrium price is Q1, equilibrium quantity price is P1, equilibrium quantity is Q1. Then due to increase in the price of substitution, demand curve move to rightward, and new equilibrium is E dash, and where E dash new price is, equilibrium price is increases and equilibrium quantity is increases. ऐसे आप लिख देंगे। तो ये बच्चों हो गया आपके कितने नंबर का सवाल है, 4 नंबर का। सिर्फ डायग्राम सही बना देने से आई थॉट के 3 नंबर मिल ही जाएंगे, और अगर डायग्राम अगर आपने ठीक बना दिया तो 3 नंबर मिल गए। तो बाकी के 3 स्टेटमेंट या एक स्टेटमेंट भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे एक बात है कि अगर ये सवाल MCQs में आता है तो फिर भी क्या हम ऐसा ही डायग्राम बनाएंगे, नहीं। अगर ये MCQs में आता है तो मैं ये वाला स्टेटमेंट नहीं ले रहा। अगर ये MCQs में आता है तो फिर लोग आमतौर पे बच्चे क्या करते हैं, आमतौर पे बच्चे जो टाइम थोड़ा होता है तो वो क्या करते हैं, ये डिमांड कर्व बनाया, ये सप्लाई कर्व बनाया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट बेशक नहीं लिया, यानी लिखा नहीं, ये Q1 ये P1, यानी y एक्सिस x एक्सिस वो नहीं बनाते, और फिर वो उसमें अंदाज़ा कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है कि देयर इज़ कॉजेज इंक्रीज इन द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड जाएगी, तो मैं राइटवर्ड इसको शिफ्ट कर देता हूँ। तो वो ऐसे इसको राइटवर्ड शिफ्ट कर देंगे, ये राइटवर्ड चला गया जी, ठीक है। बेशक नाम भी नहीं लिखा, उन्होंने राइटवर्ड बनाते फ़ौरन ही पता लग गया अच्छा क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी और प्राइस डिक्रीज़ होगी। इस तरह करके वो बना लेते हैं जल्दी से, ठीक है। अगर MCQs का मामला हो तो इस तरह से जल्दी से इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो इसको कह सकते हैं क्विक डायग्राम, लेकिन बगैर डायग्राम के अगर आप जवाब देंगे तो जवाब अक्सर गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो आप जी लिख के एंटर कर दीजिए। मैं सपोज कर लूँगा कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया, लेकिन याद रहे यहाँ पे मैंने एक कर्व मूव किया है, 2 नहीं मूव किए, इसलिए कि पूरी किताब में आई कैप की कहीं भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में उन्होंने 2 कर्व शिफ्ट नहीं किए इस पूरे चैप्टर में, और पेपर में भी नहीं पूछे। तो फिर मैंने भी कहा कि मुझे पेपर फोकस ही रहना चाहिए, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है वो ना बच्चे पे इतना भार भी ना डालो कि कल को बच्चे को पूछो कहाँ हो तो पता चले कि वो कि टेबल के नीचे है और उसके ऊपर किताबों का बोझ है, और पूछो कहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, पता चले कहाँ पे है, किताब लेके बेचारा नीचे घुसा हुआ वज़न से दबा पड़ा। तो इतना नहीं, जितना बुक में है, जितना पास पेपर में है उतना ही करें। जो इनिशियल ट्रेनिंग जब हुई आई कैप की तो उन्होंने ये कहा था जो इस किताब में ना बस वो पढ़ा दिया करें, और इस किताब में अगर कोई चीज़ मुश्किल लगती है उसकी लैंग्वेज आसान कर दें। अगर इस किताब में कोई गलती है तो उसको ज़रा आप आइडेंटिफाई करके बच्चों को रेक्टिफाई करा दें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो हमने उसके मुताबिक काम किया, रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला।
ठीक हो गया। तो ना पास पेपर में इसका कोई सवाल मिला डबल शिफ्ट का और ना बुक में मिला, तो बस ठीक है। अच्छा बच्चों, तो यहाँ तक बात हो गई क्लियर। अब चलते हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं और उसके फ़ौरन बाद आपका लेक्चर कर देंगे वाइंड अप। ये सिर्फ 2 मिनट की बात है, ज़्यादा लंबी बात नहीं है, डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग पे। मैं ज़रा इसको सेव कर दूँ ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। तो इसको हम कर देते हैं कंप्यूटर जी ज़रा